तो ये जानी कहाँ पे थी सर, कहाँ पे क्या, क्योंकि आपको लोगों को पकड़ा होगा, उन लोगों ने क्या कुछ आपको जानकारी दी है, कहाँ जानी थी ये? इसमें से कुछ एक खेत जो है उसका कनेक्शन पंजाब से है, और जो आमतौर पे पाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में बरामद हुए ड्रग्स साउथ की तरफ जाते हैं, जिसका डेस्टिनेशन पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, मुंबई, गोवा तक भी होता है। सर लेकिन हमने देखा है कि जो भी एनसीबी, क्योंकि एनसीबी अपने आप में अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर के थ्रू बहुत ज़्यादा ड्रग्स आती है, तो क्या एनसीबी का रोल वहाँ पे भी रहता है बॉर्डर के एरियाज में, खासकर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के एरियाज में? आप बॉर्डर के लीगल चैनल्स की बात कर रहे हैं, पोर्ट, लैंड पोर्ट्स या सी पोर्ट्स की? एनसीबी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और हम लीन एंड थिन डिपार्टमेंट हैं। लगभग 1200 लोगों की फोर्स से हम लोग पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, तो हर जिले में, हर नुक्कड़ पे, हर बॉर्डर पे हमारा हो पाना असंभव है। लेकिन जो वहाँ पे गार्डिंग फोर्सेस हैं उनके साथ हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं, उनको मॉडस ऑपरेंडी बताते हैं। वहाँ जो केसेस होते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि बीएसएफ ने कोई केस पकड़ा, वो हमें हैंडओवर करती है और हम लोग उसका एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसमें हमारा सारी एजेंसीज के साथ में समन्वय होता है, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हो, कस्टम, डीआरआई, नेवी, आर्मी, सभी के साथ हम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। को नष्ट कर नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए उचित कदम उठा रही है। मुझे हर्ष है कि जम्मू की यूनिट ने अच्छा काम करते हुए पिछले कुछ सालों में अच्छे अच्छे केसेस दिए और उनसे हुई रिकवरी को आज कोर्ट के द्वारा आदेश प्राप्त होने के बाद यहाँ पे नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि ड्रग की मात्रा काफ़ी है, इसलिए इसमें रेगुलर ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अलावा हाई लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी भी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ। इसमें डीआरआई और पुलिस के भी लोग शामिल होंगे। आज की इस कार्रवाई में 4 केसेस में लगभग 153 किलो हीरोइन और 5 केसेस में लगभग 177 किलो चरस जो बरामद हुई है वो नष्ट की जाएगी। ड्रग्स का ये दहन ना ही पिल्फरेज को रोकता है, वापस दोबारा साइकिल में आने से रोकता है, बल्कि एक सांकेतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इस दहन के साथ हम लोग प्रेरणा लें कि भारत को नशा मुक्त बनाना है। तो इससे हम अपना कमिटमेंट, अपना रिजॉल्व और पक्का करते हैं कि इस लड़ाई में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आज सुबह के समय ब्यूरो की तरफ से मैंने और जोनल डायरेक्टर साहब ने मुलाकात की, माननीय एलजी साहब से, एसीएस होम से बातचीत की, डीजीपी साहब और एसआईए के स्पेशल डीजी से हम लोगों ने मुलाकात की, सीआईडी डिपार्टमेंट वगैरह से। तो ड्रग्स के व्यापार पे कैसे रोकथाम की जा सकती है, इन्फोर्समेंट के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई और क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे इसकी बढ़ती हुई डिमांड को कम किया जा सके, क्या संरचनात्मक बदलाव जरूरी हैं, नए एनडीपीएस कोड जो हमें यहाँ पे लाने हैं, इन सारे विषयों पर बहुत ही फ्रूटफुल बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इस ओर महत्वपूर्ण फैसले लेंगी और हमारे कदम मजबूत करेंगी। धन्यवाद। सर लेकिन जिस तरीके से आज आप ड्रग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अगर सर रेडी? तो बोलो ना फोन। शरीर में यहां पर रोशनी डाली।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने अपने दौरे इख्तिदार में हजारों जम्मू कश्मीर के नौजवानों के केस हटाए हैं, खत्म किए हैं और उन्हें जेलों से रिहा किया था। और उनका कहना है, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये मैंने उस वक्त किया था और उस वक्त की एक कोशिश थी कि नौजवानों को इस तजब्जुब से निकाला जाए। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि मैं वाहिद वो वज़ीर आला हूं जम्मू कश्मीर की जिसने हुर्रियत वालों को यानी इलाहिदगी पसंदों को खत लिखा और उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि मरकज से सीनियर पार्लियामेंटेरियन की एक टीम हुर्रियत वालों के दरवाजे तक पहुंचा दिए, लेकिन बदकिस्मती से हुर्रियत वालों ने उस वक्त दरवाजा नहीं खोला। यह पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है। महबूबा मुफ्ती का यह भी दावा है कि इस कोशिश से जब दरवाजा नहीं खोला गया, मुल्क के सीनियर तरीन जो सियासतदान है या मेंबरान कानून साजिया थे, तो उनका कहना था कि उन्हें दरवाजा न खोलना, उन्हें पानी के लिए न पूछना, उससे जम्मू कश्मीर की या कश्मीर की जो अपनी रिवायत थी भाईचारे की और उसके साथ साथ मेजबान होने की, तो उस होस्टिंग कल्चर की पूरे मुल्क के अंदर फिर नफी हुई है और एक गलत इंपैक्ट उससे पड़ा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने एक ही महीने के अंदर सीज फायर भी करा दिया था, यानी उन्होंने कहा कि सीज फायर भी कराया मैंने, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 2 बीजेपी के वजीर आला को काबीना से ड्रॉप कराया था जब आसिफा का वो केस असमत अली का मामला जम्मू के गुजर बस्ती के अंदर हुआ था। और उसका कहना यही था कि मतलब यही है कि मैंने अपने दौरे इख्तिदार में अगरचे बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाया था, लेकिन एजेंडा बहर सूरत में पीडीपी का चलाया है और बीजेपी को फॉलो करने पर मजबूर किया था। यह पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा। 2 साल में मैंने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली और आज उन्हीं नौजवानों को आगरा और हरियाणा के जेलों में बंद किया जाता है जिनकी एफआईआर मैंने वापस ली। मैंने अपने वक्त में बातचीत करने के लिए हुर्रियत को खत लिखा। आज तक किसी वजीर आला ने हुर्रियत को खत नहीं लिखा, मैंने लिखा सेपरेटिस्ट को। मैंने कहा दिल्ली से बहुत बड़ी टीम आ रही है जिसमें अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जी, रामविलास पासवान, सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आजाद, मिस्टर खरगे, आपके शरद यादव और भी कई लीडर वैसे ही आ रहे हैं। हुर्रियत वालों, इनसे बात करो, बताओ क्या मसला है। अगर बात भी नहीं करोगे, कम से कम दरवाजा खोल के उनको एक कप कहवा पिलाओ ताकि ये देखें कि कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं। मगर हमारी बदकिस्मती, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नतीजा ये हुआ पूरे मुल्क में पैगाम चला गया कि कश्मीर के लोग क्या ऐसे हैं कि मेहमान दरवाजे पे हैं और दरवाजा नहीं खोला। उससे जो हमारी मेहमान नवाजी है उसकी बदनामी होगी। उसके बाद मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया, मगर कोई वहां से अच्छा जवाब नहीं मिला। मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप करवा दिए जब मेरी छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई। 2 मिनिस्टर मैंने ड्रॉप करवाया, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। यानी हमने अपना एजेंडा चलाया, मैंने अपना एजेंडा चलाया, मैंने बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाया। जब उनको लगा कि एजेंडा पीडीपी का चल रहा है, उन्होंने सरकार गिरा दी और सब। महबूबा मुफ्ती डाक बंगलू राजौरी के अंदर यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि साल 2019 का जो एपिसोड हुआ, यानी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब हुआ, तो उस वक्त हम जेल में बंद किए गए, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है या कश्मीर के जितने भी सियासतदान हैं, उनको बंद किया गया था। उन्होंने कहा कि तो उस वक्त मुल्क के अंदर बड़ा जश्न मनाया गया, बीजेपी ने जश्न मनाया और यह तासुर दिया कि हम एंटी नेशनल है, और मुल्क की कयादत, मुल्क की अपोजिशन से भी कहा है कि ये एंटी नेशनल लोग हैं और जो हमने आज एक्ट किया, इन्हें एब्रोगेशन जो किया है, ये कौम के हित में है, कौम के मुफाद में है। लेकिन आज वही नुस्खा आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी, ममता बनर्जी की जमात, लालू प्रसाद की जमात, कांग्रेस की जमात, केसीआर की जमात
और जेडीयू की जमात पर आजमाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को जेलों के अंदर बंद किया गया, लीडरशिप की यहाँ की लीडरशिप को बंद किया गया जेलों के अंदर, तो उस वक्त मुल्क के इन्हीं अपोजिशन लीडरान ने खामोशी इख्तियार की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद नेशनल इंटरेस्ट में ही हो रहा है। लेकिन आज वही नुस्खा जम्मू कश्मीर का इन्हीं पर, चाहे वो केसीआर की जमात हो या आम आदमी पार्टी की जमात हो, उस पर आजमाया जा रहा है। ये कहना चाहती हूँ, जब 370 हटाया गया, मुल्क में कई लोगों ने जश्न मनाया। जब हमको जेल में बंद किया गया तो मुल्क की लीडरशिप को कहा गया ये नेशनल इंटरेस्ट में है, आप चुप रहिए, वो चुप रहे। आज वही नुस्खा जो जम्मू कश्मीर में आजमाया गया, आज पूरे मुल्क में वो नुस्खा आजमाया जा रहा है। आज केजरीवाल की जमात हो, ममता बनर्जी की जमात हो, लालू प्रसाद यादव की जमात हो, कांग्रेस की जमात हो, केसीआर की जमात हो, शरद पवार की जमात हो, जिसकी भी जमात हो, उनके लीडरों को बिना पूछताछ के जेलों में डाला जाता है। जब हमको जेल में डाला गया, उनको बोला चुप करो, ये मुल्क के मफाद में है, ये एंटी नेशनल लोग हैं, इनको हम जेल में डाल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल है, इसको बंद कर रहे हैं। मगर आज जब पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडरों को बंद किया जा रहा है, ये कह के कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, आज कोई आवाज नहीं उठा रहा। मगर हम उठाएंगे आवाज, हम कहेंगे बीजेपी को कि आप इस तरह इस मुल्क का जो आईन है उसको नहीं तोड़ सकते, इस तरह आप लोगों के हकूक के साथ नहीं खेल सकते। इस तरह आप चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे बाकी लोग हो, उनको जेल में नहीं डाल सकते। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज डांगरी भी गई, जहां पर हालिया दिनों कुछ अफराद को नामालूम बंदूक बरदारों की जानब से जाम बहक किया गया था। उनके लवाहिकीन के साथ महबूबा मुफ्ती की ताज़ियत पुरसी हुई है और उनके साथ बातचीत भी हुई है और उनसे जानने की कोशिश की कि उस मामले में पेशरफ्त क्या हुई है, सरकार जो कहती है क्या उस पर कोई पेशरफ्त हुई है। हालांकि अभी तक इस हवाले से किसी को भी जो है जिम्मेदार या गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने फैमिली के जो मेम्बरान हैं उनके साथ यहां पर बातचीत की है। इधर हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे आरिफा के घर के। आरिफा वही लड़की है जो साइबुक बडगाम के अंदर रहती है, जिसका हालिया दिनों जो है इंतहाई अफसोसनाक तरीके से उसका कत्ल किया गया था और उसके जो जिस्मानी आज़ा है उनको अलग अलग किया गया था। और उसके बाद पुलिस ने इस हवाले से एक शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में लाई थी। उसी के हवाले से आरिफा के घर के अंदर उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग तरह के लोग यहां पर आते हैं, सियासी, समाजी और उसके साथ साथ गैर समाजी लोग, गैर सियासी लोग भी यहां पर आ रहे हैं और उनके वालिदैन के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी कर रहे हैं और इजहारी यकजहती भी कर रहे हैं। इसी हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिका वजीर आगा रूहुल्लाह भी यहां पर गए हुए थे और आगा रूहुल्लाह का कहना है, और आगा रूहुल्लाह ने हालांकि ट्वीट भी किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात भी की है। उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में कत्ल होने वाली लड़की के अहले खाना के साथ ताज़ियत पुरसी के लिए साइबुक बडगाम गया था। घर वालों ने डरते डरते मुझे बताया कि जिला पुलिस ने उन्हें धमकी दी है। एसएसपी, डीएसपी या जो भी मुतलका पुलिस एहलकार है या अफसरान है, उन्होंने उन्हें धमकी दी हुई है, क्योंकि कल शाम इलाके के कुछ नौजवान लड़कों ने कैंडल लाइट मार्च किया था। उन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी है, ये आगा रूहुल्लाह ने कहा। उन्होंने कहा कि हर किसी खानदान को अगर उनके किसी लगते जिगर का कत्ल होता है तो उसके बाद इजहारी यकजहती के लिए किसी को भी इख्तियार होता है, हक होता है जमहूरी मुल्क के अंदर। और दूसरी बात, जो खानदान है, मुतासरा खानदान है, उन्हें भी बात करने का हक है। उन्होंने कहा कि खानदान को तसल्ली देने और कातिल को सख्त से सख्त सजा देने की यकीन दहानी के बजाय जिला पुलिस ने खानदान को धमकियां और धमकाने का सहारा लिया है। यह सिलसिला फौरी तौर पर बंद हो जाना चाहिए
और पुलिस को लवाहिकीन से माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने उन्हें खतरा महसूस कराया है, ये आगा सईद रूहुल्लाह ने कहा है। ताज़ियत पे गया था, वहाँ पे ये हर किसी के लिए दिलसोज वाक़ा है और इन जैसे वाक़ात की जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। और मज़म्मत करे भी किसकी, ये हमारे माशरे की हालत है, हमें अपनी मज़म्मत करनी है और अपने गिरेबान में जाके देखना है कि हमारी हालत कहाँ तक पहुँची है, हमारी इज्तिमाई हालत कहाँ पे है और हमारी इनफरादी हालत कहाँ पे, समाजी तौर पे हम कहाँ पे पहुँचे हैं, अक़दार हमारे कहाँ पे है, इंसानी अक़दार हमारे कहाँ पे पहुँचे हैं। और कुछ दिनों से सिलसिलावार ऐसे हादसा पेश आ रहे हैं। तो ये ताज़ियत उस खानवादे के लिए नहीं है, यहाँ पे ताज़ियत हम सब के लिए है। इज्तिमाई ताज़ियत हमें करना चाहिए अपने आप के लिए, इस माशरे के लिए कि इस हद तक गिर चुका है। अब ये मामूल बन गई है, इस तरह के वाक़ात हमारी ज़िंदगी के मामूल बन गई है। तो इसी हवाले से हर किसी की जिम्मेदारी है। मैं भी वहाँ पे गया था ताज़ियत के लिए और उम्मीद है कि हम सब इस हादसे से सबक लेके अपने माशरे की तरफ, अपने माशरे के गिरेबान में ज़रूर देखेंगे। मैं ताज़ियत पे वहाँ पे गया था और वहाँ पे उन घर वालों की हालत से ये पता चला और उन्होंने खुद बताया भी फिर कि वो बहुत डरे हुए थे और जिससे मैं हैरान हुआ। फिर उन्होंने खुद आके कहा कि कल शायद वहाँ पे कुछ नौजवानों ने हमदर्दी के लिए कैंडल लाइट मार्च निकाला हो, हमदर्दी के लिए वहाँ पे कोई जुलूस निकाला हो। तो उसके बाद इन घर वालों को फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि एसएसपी के ऑफिस से एसएसपी ने या पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उनको डराया धमकाया कि इस तरह के मार्चेस, प्रोटेस्ट्स वगैरह, हालांकि वो प्रोटेस्ट उसको शुमार नहीं किया जा सकता, उसको कैंडल लाइट मार्च हमदर्दी के लिए, या अगर मांग भी हो उनकी कि कातिल को सज़ा दी जाए, उसके लिए इनको डराया जाए और इनको कहा जाए कि ये सब चीज़ें बंद करें, वरना आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और आप लोगों के साथ सख्ती के साथ पेश आया जाएगा। ये गुंडागर्दी की हद है। मैं ये बात उन तक पहुंचाना चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद देखा वो किस हद तक डरे हुए थे। वो ये शॉकिंग है, ताजुब करने वाली बात है। तो आपके वसातत से मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा, इस इंटिमिडेशन को बंद करें और अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करें। इनके साथ तसलियत और मरहमत के साथ पेश आया जाए, खानवादे के साथ इनको यकीन दहानी दी जाए कि जो भी मुल्जिम है, मुजरिम है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और अपने हवाले से, अपने इस हादसे के हवाले से वो जो भी बात करना चाहे, जिस तरीके से भी करना चाहे, उनको वो बात करने की आज़ादी है और उनको वो बात करने के लिए डराया ना जाए। ट्रेडर्स फेडरेशन बडगाम की जानब से आज इसी मामले को लेकर इजहारी यकजहती के तौर और कातिलों को सजा दिलाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा हुआ। ये पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा बडगाम के अंदर हुआ और मांग की जा रही थी कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस मामले की सुनवाई की जाए और जो मुलविस शख्स है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये ट्रेडर्स बॉडी जो बडगाम की है उनका मुतालबा है। ट्रेडर्स फेडरेशन बडगाम और बडगाम के जो लोग हैं आज यहाँ बस स्टैंड में जमा हो गए, इसलिए जमा हो गए कि जो एक दरिंदा शबीर अहमद वानी है, उसने हमारी बेटी और बच्ची का जो कत्ल किया है और उसके बाद जो उसने जिस्म के टुकड़े किए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम पुलिस के भी बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे उसको पकड़ लिया। हम SHO साहब, SP साहब और जो इनकी पूरी टीम है, इस पे हम खुशी का इजहार करते हैं कि उन्होंने उसको पकड़ लिया और आवाम को कि उन्होंने एक राहत दे दी। लेकिन साथ ही से ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारी ट्रेडर्स फेडरेशन बडगाम की ये डिमांड है कि इसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए, डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई हो। इस मैसेज को हम पूरे बडगाम, पूरे जम्मू कश्मीर में देना चाहते हैं कि हमारा फिर एक मुतालबा है कि हमारी बेटियां सेफ रहे, हमारी जो बहनें हैं वो सेफ रहे, कोई भी हमला उन पे ना करे और जो इस कातिल को सजा मिलेगी वो इतनी सख्त होनी चाहिए कि आइंदा हमारी बेटियों की तरफ कोई नजर नहीं। अगली खबर में बात करते हैं बट्टीपुरा नाइदखाई बांडीपुरा की, जहां पर आज एक नौजवान की लाश उनके घर में पाई गई है। जी हां, बट्टीपुरा नाइदखाई बांडीपुरा में एक नौजवान की लाश उसके घर से बरामद की गई है। मज़कूरा नौजवान को अपने ही घर के अंदर फांसी पर लटके हुए पाया गया था। हालांकि फौरी तौर पर
ये मालूम नहीं हो सका कि ये खुदकुशी है या कत्ल है। अलबत्ता अवामी अंदाजा यही है कि मज़कूरा नौजवान ने खुद ही अपने आप को फांसी पर लटकाया है। बहरहाल पुलिस ने वाक़े की निस्बत केस दर्ज कर लिया है और पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर इस टीनेजर नौजवान की मौत कैसे हुई और क्यों हुई। JKSSB के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू हो या कश्मीर हो, यहां एपटेक कंपनी के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है और खासतौर पर JKSSB के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। आज श्रीनगर के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये मनाजिर जिसमें हम देख रहे हैं कि नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर आया हुआ है और सरकार से कहता है कि आप हमारे मुस्तकबिल को क्यों उनके हाथों में दे रहे हैं जो पहले ही ब्लैक लिस्टेड है, जिन पर पहले ही भरोसा खत्म हो गया है। श्रीनगर में JKSSB के खिलाफ कई नौजवानों ने किया एहतजाज, एपटेक को बैन करने का कर रहे थे मुतालबा। और उन्होंने कहा कि ना ही साबिका कंपनी को जम्मू कश्मीर सरकार ने बैन किया, जिस पर इल्जामात लगे खुर्द बुर्द के और जो उन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया है, और ना ही एपटेक जो कंपनी जो ऑलरेडी बैन्ड है उस कंपनी को बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने से रोका जा रहा है। चूंकि मामला सब जुडिस है, अब इनकी यही मुतालबा है कि यह मामला हमने कोर्ट के अंदर लिया हुआ है। चूंकि अब यह मामला सब जुडिस है, जब तक कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं सुनाता है तब तक बराही करम इस कंपनी के जरिए कोई भी इम्तिहान न कराया जाए। ये यहां पर आए हुए उम्मीदवारों का, एहतजाजी उम्मीदवारों का मुतालबा था। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बराए मेहरबानी इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर ना करें, लेकिन हमारी एक ना सुनी गई। उसके बाद हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में सिंगल पेज में हमें एक आश्वासन, एक होप की एक किरण नजर आई, जिसमें जो हाईकोर्ट के जो जज है वसीम नरगा साहब, उन्होंने इस एग्जाम प्रोसेस को क्वाश करने का ऑर्डर दिया और एक जुडिशियल इंक्वायरी अंडर ए रिटायर्ड जज जो ऑर्डर्स है वो दिए थे। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, रातों रात स्टे ऑर्डर लाया गया। इस मैटर को, ये मैटर अभी सब जुडिस है। हम इतना बयान करना चाहते हैं कि जब तक कोर्ट में इसका फैसला नहीं होता कि एपटेक का फ्यूचर यहाँ पे क्या है, तब तक बराए मेहरबानी कोई एग्जाम्स कंडक्ट ना करे। हम रुकना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कोर्ट हमें फैसला दे। कोर्ट जब फैसला उधर जम्मू के अंदर भी बच्चों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और उनका भी यही मुतालबा था कि एपटेक पर उनका कोई भरोसा नहीं है। लड़कियां भी थी, लड़के भी थे और एहतजाज कर रहे थे, प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए रखे हुए थे। वो यहां पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना से मिलना भी चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए, और उस पर उन्होंने किस तरह का गुस्सा किया, किस तरह का इजहार किया, आइए वो आप तक पहुंचाते हैं। हम यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं, कोई उग्रवादी नहीं है इनको अटैक करने आए हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी ग्रेवेंसेस को एड्रेस किया जाए आपके जो उच्च स्तर के नेता हैं उनके पास, और हमारी सुनवाई हो, लेकिन वो सुनवाई हो नहीं रही है। उल्टा हमारे लिए इतनी सिक्योरिटी का प्रावधान किया है कि हम इनसे मिले ना। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो इनको यूथ से मिलने से क्यों डर है। और जो कल एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट ये है कि ये किसी के बहकावे में आ रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा मौलिक अधिकार है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव से मिलना और वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलना। हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। आप पारदर्शिता लाइए, हम आपके साथ हैं। इससे पहले जितनी धांधलियाँ हुई हैं उनको भी बाहर लाइए। हमने कहीं रिप्रेजेंटेशन आपने आपके चीफ सेक्रेटरी को दी है, आपके कमिश्नर सेक्रेटरियों को दी है। चलिए नज़र आखिर पर बात करते हैं रविंदर रैना की, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर हैं। आपको याद ही होगा कि हालिया दिनों बिजली महकमा ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है उसकी बिजली काट दी जाए, क्योंकि सरकारी हुक्मनामा था कि जिस भी घर की या जिस किसी दफ्तर की भी 2 लाख से जायद बिजली की फीस वाजिबुल अदा है, उसकी बिजली कनेक्शन को मुनक़ता किया जाए। तो उसी लिस्ट में बीजेपी का दफ्तर भी आ रहा था। लेकिन आज जब यही सवाल रविंदर रैना से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह दरअसल
टेक्निकल या टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से बिजली महकमा के जिम्मेदारों ने हुक्म दिया बिजली काटने का। लेकिन मीडिया के लोगों ने सवाल पूछे कि जनाब 2 लाख से जायद बिल वाले लोगों के कनेक्शन बिजली हुक्काम ने पहले ही ऐलान किया कि वो काट दिए जाएंगे और उसमें बीजेपी का नाम भी आ रहा था। तो आज क्या करिश्मा हुआ कि बीजेपी की बिल जो आप दिखा रहे हैं उसमें सिर्फ 13,000 का फीस है। मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी लगी थी कि हमारे जो सरकारी आवास है वहां भी बिजली विभाग के कुछ अधिकारी गए, कुछ टेक्निकल मिस्टेक, कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा मिसकंफ्यूजन आया और उसकी वजह से बिजली विभाग के वहां जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी होगी वहां बिजली के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने की। कितने अमाउंट? चलो जितना इनके ये बिल है, जितना बिल है उतना हमने कर दिया। फिर भी कितना? ये 1 महीने का था या जितना? ये जितने मेरी आज तक पेंडिंग थी। कितनी पेंडिंग थी सर? 8 महीने क्यों नहीं जमा करवाते? देखिए, मेरा किसी डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक कहीं भी 1 रुपए की भी लायबिलिटी या किसी विभाग में मेरे नाम से आउटस्टैंडिंग या कोई बिल पेंडिंग नहीं है। इस फाइनेंशियल ईयर, चूंकि ये वार्षिक वित्त वर्ष जो है 2023 जो 22-23 है, ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 को समाप्त हो जाएगा। तो मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीमान राजेश भट्ट जी और यहाँ के जो बाकी अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप ये जो बिल है, जितने मेरा बिल है वो मुझे आप बताइए, और जितना फिर उन्होंने चेक करके जो टेक्निकल फॉल्ट था वो उन्होंने उसको निकाल दिया। और ये सवाल ये जो जानकारी है उसके मुताबिक जो हायर ऑफिशियल्स की तरफ से ये ऑर्डर आए थे कि जिनके पेंडेंसी 2 लाख से ऊपर है उनकी बिजली के बिल जो है वो काटे जाएंगे। मैंने आपका बिजली का बिल कटा, लेकिन अब हम आपका बिजली का बिल देख रहे हैं कि 13,705। ये मैं चमत्कार कैसे हुआ? मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मैंने कहा कोई टेक्निकल एरर था। चलिए, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये किसी मीडिया नुमाइंदे ने वहां पर रविंदर रैना से सवाल पूछा। और वैसे भी आपको बताते चले कि ये जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा 13,700 का बिल होगा जिसकी इतनी पब्लिसिटी भी मिली है। और ये 300 ये जो 13,700 रुपए हैं ये बहुत कीमती भी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही शाम 6 बजे फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। लॉट लिखा हुआ है ना, सारे लॉट लगे। ठीक सर। सारी सीमा पार से आई है और इतने केड़ी इंडिया बना दे ना ना पीर सारी सीमा पार से आई है ना। 1 मिनट की निशान से अल्लाह है। कितना है, क्या है पहले कितनी सर? 150 अच्छा हाँ नो कौन दो पहले अपना चढ़ा हम कौन सा भी खबर चला रहे हैं।